आज की घटना राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर धीरखेड़ा गांव पड़ता है, जहां पर पूरन सिंह नाम का एक शख्स रहा करता है। घर में उसकी पत्नी है, 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियों की वह शादी कर चुका है, क्योंकि वह एक फैक्ट्री थी, गद्दा फैक्ट्री, उसके अंदर 25 साल से मजदूरी कर रहा था। तो उसने पैसे इकट्ठे करके अपनी तीनों बेटियों की शादी कर दी होती है। गरीब ही आदमी था, पैसे उसके पास ज़्यादा थे नहीं, ना ही उसके पास प्रॉपर्टी थी। मगर दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट था। उसकी जो सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम होता है कजरी, उसका तलाक हो जाता है उसके पति से, और उसके बाद उसका पिता उसके लिए दूसरा लड़का ढूंढता है और दूसरे लड़के के साथ भी उसकी शादी करवा देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 6 महीने के बाद वह कजरी अपने दूसरे पति को भी तलाक दे करके अपने पिता के घर पर आकर रहने लगती है। दरअसल उस कजरी नाम की लड़की का चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं था। इसी बात को लेकर पतियों के बीच में उसकी लड़ाई हुआ करती और फिर इसको तलाक दे दिया जाता था। अब कजरी बेटी 2 पतियों को तलाक दे करके घर पर बैठी हुई है और उसके पास एक फ़ोन है। दिन भर फ़ोन चलाती और दिन भर घर में पड़ी रहा करती। अब जो पिता होता है वह देखता है कि देखो हमारे पास पैसे की भी तंगी है, मैं नौकरी करता हूँ, जो भी पैसे वहाँ से मिलते हैं बस उसी से गुजारा होता है, खेती बाड़ी हमारे पास है नहीं। तभी जो पिता होता है कजरी से कहता है कि मैं 4 गाय खरीद रहा हूँ, 1 भैंस खरीद रहा हूँ, और तुम घर में जब पड़ी रहती हो तो उनकी जो उनका कहते हैं ना न्यार फूस जो होता है, चारा वगैरह डालना, खेतों से लाना। खेत बहुत सारे हैं और मेरे दोस्त के भी खेत हैं, और उसके खेतों में से चारे ले आया करना, चारा, और भैंसों को झिका दिया करना, यानी कि इनका पेट भर दिया करना। अब तो वह एक साहूकार से कर्जा लेता है और कर्जे पर 4 गाय और 1 भैंस घर के अंदर बांध देता है। घर के अंदर अब बेटी जो कजरी होती है सारा काम करने लगती है, और फिर कजरी खेतों से चारा भी लेकर आती है। जो पूरन सिंह है उसका एक ज़मींदार दोस्त होता है, उसके यहाँ पर 1 किला उसने पट्टे पर ले लिया था। उस खेत में से वह चारा लेने के लिए जाया करती, और जैसे ही दूध इन भैंस और गायों का निकला करता तो उस दूध को बेच करके कुछ पैसे घर के लिए आमदनी के लिए हो जाया करते थे, जिनसे घर का खर्चा चला करता था। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कजरी जैसे ही चारा लेने के लिए जाया करती तो आपको मैंने बताया उसका चाल चलन ठीक नहीं था। गांव के कोई जो समझदार लोग होते हैं अब वह परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। उससे परेशान होकर के पिता से आकर बोलते हैं कि भाई तू अपनी बेटी की तीसरी शादी भी कर दे, उसको इस गाँव से विदा कर दे, वह उसने बहुत गंद मचा रखी है और हमारे बच्चों पर भी क्या असर पड़ेगा। लेकिन पिता कहता है कि मैं जानता हूँ, और लेकिन मैं करूँ क्या भाई साहब, मेरे पास इतनी आमदनी नहीं है, मैं इसकी 3 शादियाँ 2 शादियाँ तो करवा चुका हूँ, तीसरी शादी कैसे करूँ। तो इस बात को अब आई गई कर दिया जाता है। अब आती है तारीख 2 जनवरी 2026 को। 2 जनवरी 2026 को कजरी कपड़े धो रही थी, और कपड़े धोते वक्त वह मोबाइल चला रही थी इंस्टाग्राम, और तभी उसका मोबाइल पानी में गिर जाता है बाल्टी में, और उसका मोबाइल ख़राब हो जाता है। उसको बनवाने के लिए भी जाती है, लेकिन कोई उसको बनाने के लिए तैयार नहीं था। उसकी सारी वायर वगैरह जल गई थी बुरी तरह से। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कजरी परेशान, क्योंकि वह तो मोबाइल में बिजी रहा करती और मोबाइल से वह अपना समय गुजारा करती थी। अब वह अपने पिता से कहती है कि मुझे नया मोबाइल चाहिए, लेकिन पिता बोलता है बेटी इतना पैसा मैं नहीं कमाता हूँ, घर का गुजारा बसर हो जाता है, बस इतना ही पैसा कमा पाता हूँ, मेरे पास फ़ोन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अब तो यह बात सुनकर के कजरी का मन उतर जाता है, सोच विचार में डूब जाती है कि क्या करूँ जो पैसे आ सकें और मोबाइल नया ले सकूं। और फिर वह अपने मन में विचार करती है कि क्यों ना मैं कोई पुराना फ़ोन ले लूं, क्योंकि गांव के अंदर एक दुकान है मोबाइल की, सहदेव उसका नाम है जिसकी मोबाइल है, उस पर जाऊंगी और वहां से पुराना मोबाइल खरीदूंगी, और उसकी किस्तें बहुत कम होंगी, धीरे धीरे किस्तें मैं इस दूध की बिक्री में से इकट्ठे करके मोबाइल के चुकता कर दूंगी। इसी उद्देश्य से अब वह गाँव के अंदर सहदेव की मोबाइल की शॉप होती है, उस शॉप में चली जाती है, और वहाँ जाकर वह कहने लगती है कि मुझे पुराना मोबाइल दे दो और उसको भी किस्तों पर दे दो, मैं धीरे धीरे आपके पैसे चुकता कर दूंगी। लेकिन दोस्तों वह जो सहदेव था गांव के अंदर जिसकी मोबाइल की दुकान थी, वह लड़कीबाज था पूरी तरह से। गांव के अंदर जो भी कोई लड़की सुंदर उसको दिखा करती उसके ऊपर लाइन मारने लगता और उसको चाहता कि वह उसकी बाहों में आ जाए। अब यहाँ पर कजरी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर थी, नवयौवन से भरपूर थी, उसको देखकर वह देखता ही रह जाता है और मन मन में सोचने लगता है कि आज आया ऊँट
दूध पहाड़ के नीचे, कितने दिनों से मैं इसका इंतज़ार कर रहा था। अब तो वह एकदम से हंसने लगता है, कहता है कि मेरे पास पुराने मोबाइल किस्तों पर नहीं हैं, और हाँ, मैं तुम्हें नया मोबाइल दे सकता हूँ बिना किस्तों के, और फ्री में दे सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। अब तो यह बात दोस्तों कजरी समझ जाती है, क्योंकि वह खेली खाई थी, जगह जगह घाट घाट का पानी उसने पिया हुआ था, और वह मुस्कुरा जाती है और मोबाइल के लिए वह उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि सहदेव कह रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं, बताओ अगर तुम कर सको ये काम तो मैं तुम्हें मोबाइल दे देता हूँ अभी। कजरी हामी भर लेती है और कहती है मुझे मोबाइल दे दो, और फिर सहदेव उसको नया एंड्रॉयड मोबाइल दे देता है, और कजरी फिर उसकी तरफ इशारा करती है कि कल मैं खेतों पर चारा लेने के लिए जाऊंगी और वहीं पर तुम आ जाना। अब तो दोस्तों वह जो मोबाइल वाला था, दुकान वाला, रात भर इसी उम्मीद में था कि कब सूरज निकलेगा, कब सुबह होगी, और कजरी उस मोबाइल को लेकर के अपने घर चली जाती है और घर ले जा कर के उसको चलाने लगती है। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पिता देख लेता है शाम को जब ड्यूटी से आता है कि कजरी ये मोबाइल कहाँ से आया। कजरी कहती है कि बाबा मैंने किस्तों पर लिया है और दूध की बिक्री में से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके इस मोबाइल के चुकता कर दूंगी। अब पिता को बुरा तो लग रहा था, लेकिन पिता अब चुप लगा जाता है, कहता है कि ठीक है खाना लगाओ। अब कजरी खाना बनाकर पिता को खिला देती है। सुबह होती है, सुबह पिता ड्यूटी पर चला जाता है, घर में कजरी थी वह चारा लेने के लिए खेतों पर जाने लगती है, और इधर वह सहदेव का फ़ोन कर देती है जो मोबाइल वाला था कि आ जाओ और मैं खेतों पर जा रही हूँ। सहदेव वहाँ पर पीछे पीछे पहुँच जाता है। यह वहाँ पर चारा काट रही थी, इसके पिता के दोस्त का खेत था, आलोक जमींदार का, इसके पिता का दोस्त था, उसने ही अपना खेत चारा वगैरह के लिए दे रखा था इनको। वहाँ चारा काट रही होती है, तभी वहाँ पर इसका जो दुकानदार था इसके गांव का, सहदेव, वो पहुँच जाता है। यह उसके इंतज़ार में थी, और फिर जा कर के ये कहने लगता है कि चलो काम शुरू करते हैं। और फिर कजरी वहीं पर खेतों में अपने कपड़े उतार कर और संबंध बनवाने लगती है। संबंध बनने के बाद सहदेव कहता है कि देखो अब मोबाइल बहुत गहरा महंगा है, और मेरा एक दोस्त भी है परवीन, उसको भी मैंने यहाँ पर बुलाया है, उसके साथ भी तुझे ये सब कुछ करना होगा। लेकिन यह कजरी उस परवीन को जानती थी, वह कहती है नहीं वो तो बड़ा बेकार आदमी है, मैं उसके साथ ये काम नहीं करूंगी। अब यह कहने लगता है दुकानदार सहदेव की लाओ तो मेरा मोबाइल दे दो, इतना सस्ते में नहीं है, ये बहुत महंगा मोबाइल है। कजरी मजबूर हो जाती है और उसके बाद कहती है ठीक है बुला लो, और सहदेव कहता है वो आने वाला होगा, मैंने फ़ोन कर दिया है। और फिर परवीन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। आज परवीन भी देखता है कि आज वो खूबसूरत नगीना जिसके पीछे पूरा गाँव पड़ा रहता है, आज वो मेरे काबू में है। और परवीन कुछ पैसे कजरी को देता है तो कजरी खुश हो जाती है, और उसके बाद उसको वह खेतों में ले जाता है, और साथ में दुकान वाला सहदेव भी था। अब तो तीनों लोग मिलकर के वह गंदा कुकृत्य करने लगते हैं। तभी वहाँ पर खेत वाला आलोक जमींदार अपनी मोटरसाइकिल लेकर पहुंच जाता है। वह अंदर जाकर खेतों में देखता है तो वहाँ पर काम चालू था। वह देख करके चौंक जाता है, और एकदम से उसके दोस्त की लड़की थी कजरी, देखकर बहुत गुस्से में आता है और उन लोगों को वहाँ से धमका कर भगा देता है। तीनों को, कजरी को भी भगा देता है, बुरी भली बातें सुनाता है कि तुझे शर्म नहीं आती, तेरा पिता कितनी मेहनत मजदूरी से कमाता है, तुम लोगों को पाला है, और तेरी दो दो शादियाँ उसने करवा दी, और शर्म तो तुझे बिल्कुल है ही नहीं। इस तरह से डांट कर धमका कर उसको वहाँ से भगा देता है तीनों को। लेकिन शाम होते ही जो आलोक जमींदार होता है अपने दोस्त पूरन सिंह के घर पर जाता है, और जाकर के सारी कहानी जो खेतों पर घटित हुई थी वो उसको बता देता है। पूरन सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बताओ यार मैंने कौन से पाप किए थे किसी जन्म में जो मेरे घर में ऐसी औलाद पैदा हो गई। इसने मुझे कहीं मुँह दिखाने का भी नहीं छोड़ा है। कहीं बाहर भी जाता हूँ ना, जिस दिन छुट्टी होती है तो मुझे बड़ी शर्म आती है। लोग मेरी तरफ इस तरह से नज़रों से देखते हैं कि जैसे मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। ये सब उस लड़की की वजह से ही तो है ना। अब यहाँ पर दोस्त के सामने यह पूरन सिंह रोने लगता है, लेकिन दोस्त कहता है कि तुम घबराओ मत और तुम इसकी तीसरी शादी का इंतजाम करो। पूरन सिंह कहता मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मैंने कर्जा लेकर के 4 गाय 1 भैंस खरीदी है, जिससे इनका कर्जा चुकता होगा जो मैंने कर्जा लिया है, और थोड़ा बहुत बच जाएगा, उससे घर का खर्चा चलता रहेगा। अब तो उसका जो दोस्त होता है ना आलोक, वह कहता है कि ऐसा करो, तुम्हें कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नज़र में एक ऐसा लड़का है जिसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, काफ़ी ज़मीन है, और अपनी परचून की बहुत बड़ी किराना की दुकान है, जिस पर से पूरा गाँव वहीं पर से सामान खरीदता है। उसकी बहुत आमदनी है, लाखों में आमदनी करता है महीने की, और प्रॉपर्टी है, खेत भी है उसके पास। लेकिन वह लड़का मोटा है और थोड़ा काला है, उसकी शादी नहीं हो पाई है। घर में ना उसके माँ बाप हैं, अकेला रह गया है, माँ बाप की मौत हो चुकी थी। उसके साथ शादी कर दो इसकी, अच्छे से रहेगी, अच्छे से अपना जीवन यापन करेगी, और तुम छूट जाओगे इससे।
पिता तैयार हो जाता है। पिता कहता है गाय भैंसों का क्या होगा। पूरन सिंह कहता है दोस्त उसका कि हाँ गाय भैंसों का क्या होगा भाई आलोक। आलोक कहता है गाय भैंस मैं रख लूँगा, इनके पैसे मैं दे दूँगा तुम्हें। अब तो यहाँ पर यह जो पिता होता है तैयार हो जाता है, कहता है कि उस लड़के को दिखा दो मुझे। पड़ोस के गाँव में ये दोनों उस लड़के को देखने के लिए जाते हैं। लड़का बहुत ही सीधा सादा नेक दिल का था, हालांकि उसका फैट ज़्यादा बढ़ा हुआ था, मोटा था, थोड़ा काला भी था। उम्र 27 साल थी। कजरी की उम्र अब 25 साल हो चुकी थी 2 शादियां करने के बाद। तो अब यह उसके स्वभाव को देख करके, प्रॉपर्टी भी काफ़ी थी, तो अब यह पिता यही सोचता है कि बेटी सुखी रहे, लेकिन बेटी को सुखी रहने का कोई सिस्टम था ही नहीं दोस्तों। अब वह रिश्ते को तो पक्का कराते हैं, और दूसरी बात वह लड़का ये कहता है कि बाबूजी अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं आप चिंता मत करो, जो बारात वगैरह आएगी थोड़ी बहुत लेकर आऊँगा और उसका खर्चा शादी का मैं उठा लूँगा। अब तो यहाँ पर इसको अपने दोस्त से भी पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं थी, और फिर शादी तय कर दी जाती है दोस्तों। राकेश उस नाम का लड़का था, और फिर तीसरी शादी होती है कजरी की उस राकेश से, जो सिर्फ 2 साल ही बड़ा था, लेकिन उसका शरीर थोड़ा सा मोटा था और रंग सांवला काला था। अब दोस्तों शादी हो जाती है धूमधाम से। शादी होने के बाद कजरी अपने तीसरे पति के घर में जाती है, और वहाँ जा कर के शाम होती है, रीति रिवाजें रस्में जो होती हैं सारी पूरी की जाती हैं। जो लड़के की चाची ताई चाचा ताऊ जो भी थे वो सारा काम करते हैं। शाम होती है, शाम को सुहागरात का समय होता है, तो लड़का अपनी पत्नी के कमरे में जाने लगता है, लेकिन उसका पाँव एकदम से फिसल जाता है क्योंकि फर्श में पानी भरा हुआ था। एकदम से कमर में चोट आ जाती है, भारी शरीर था। पत्नी के पास बैठ जाता है, कहता है कि आज मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा, सुहागरात कल मनाएंगे। पत्नी को कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है कल मना लेना। सो जाते हैं। मोटा लड़का था दोस्तों, उसमें थोड़ी सी परेशानी ये थी कि उसके पेट में गैस बना करती थी। जैसे ही वो थोड़ा बहुत खाता तो बहुत ज़्यादा गैस बनती थी, और पाद निकाला करता था बहुत ज़्यादा। लड़की के पास जब वह सोया था तो रात में वो इतनी पादें निकालता है दोस्तों, पूरे कमरे में बदबू फैल जाती है। और अब लड़की बहुत ज़्यादा परेशान कि कमरे में इतनी बदबू फैल चुकी है, मुँह ढककर सोती है, जैसे तैसे उसको चक्कर आने लगते हैं दोस्तों। जैसे तैसे सुबह हो जाती है, और बहुत परेशान एकदम से कमरे से बाहर निकल के ताज़ा हवा लेती है, तब जाकर उसको संतुष्टि सी आती है। और उसके बाद उस कमरे के सारे खिड़की दरवाजे खोल देती है और पंखा चला देती है, जिससे कि ये सारी बदबू बाहर निकल जाए। अब तो दोस्तों यहाँ पर कजरी बहुत परेशान कि मैं इसके पल्ले बांध दी, पैसों का क्या करूँगी। पैसे तो चलो देखी जाएगी ठीक है, लेकिन पैसों का लालच भी था उसके अंदर कि भाई पैसे तो बहुत है यहाँ पर इस घर में, और मालकिन भी मैं अकेली हूँ। दूसरे दिन सुबह उठते ही वह कहती है अपने पति से, राकेश से, देखो जी मुझसे खाना वगैरह नहीं बनेगा, ना ही घर का काम होगा। अब तो राकेश कहता है कि अरे काम करने की तुमसे कौन कह रहा है, हमारे घर में नौकर है ना शंकर, जो शाम को तुमने देखा हो तो, और वो रहता है यहाँ पर, वो सारा काम करता है, तुम्हें काम करने की कोई चिंता नहीं है। अब तो यहाँ पर दोस्तों कजरी कहती है ठीक है ये भी बात अच्छी हुई। उसके बाद शंकर आता है 1 घंटे के बाद। वह शंकर सुबह आता था, शाम को 6 बजे चला जाया करता था काम धाम करने के बाद। शंकर आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो आज दरवाज़ा कजरी खोलने वाली थी। कजरी दरवाज़ा खोलती है, शंकर को देखती है, लंबी कद काठी का बड़ा सुंदर सा लड़का, उम्र सिर्फ 23 साल, और उसको देखकर मोहित हो जाती है। इधर जो शंकर नौकर था वह भी दरवाज़ा जब खुलवाता है, तो सामने दरवाज़ा जब उसकी भाभी खोलती है कजरी, उसको देखकर उसके तन बदन में भी रोंगटे खड़े होने लगते हैं, लेकिन वह नौकर था, वह कुछ कह नहीं सकता था। उसके बाद घर के अंदर आकर खाना वगैरह बना देता है, झाड़ू पोछा जो भी घर के अंदर करना होता सारा कुछ करने के बाद शाम तक वह घर में ही रहता है। जो भी वह हुक्म बजाती उसी को कहना मानता और वहीं पर बैठा रहता। और कजरी अब उसको देख करके पूरे दिन उसको देखती रहती है, और अपने अंतर मन में पता नहीं कौन सी फिल्म उसके चल रही थी। शाम को 6 बजे नौकर शंकर यहाँ से चला जाता है, और फिर शाम को पति दुकान से घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद फिर से उस कमरे में जाते हैं, और उनकी सुहागरात मनती है। और सुहागरात मनने के बाद अब सोने का जब टाइम आता है तो पति का तो वही हाल था, हॉर्न पे हॉर्न मारता जा रहा था रजाई के अंदर। अब पत्नी एकदम से वहाँ से खड़ी हो जाती है और दूसरे कमरे में जा कर के मुंह ढककर आराम से सो जाती है। पति भी समझ सकता था इस बात को कि भाई ये परेशान हो गई है। सुबह होती है, अब सुबह होती शाम होती, इसी तरह से समय इनका गुजर रहा था। अब तो वह नौकर को देख करके कजरी बड़ी मोहित हुआ करती, उसको देखा करती, बार बार पास बिठा लिया करती, उससे पूछताछ किया करती, बातचीत
बातचीत किया करती। नौकर के ऊपर उसका पूरा दिल आ गया था। बातचीत करते करते नौकर से प्यार करने लगी थी और फिर नौकर भी समझ रहा था कि बहुत ही खूबसूरत है और लेकिन मैं पहल नहीं कर सकता। मन ही मन ये विचार था उसके। अब आता है 5 मार्च 2026। इतने दिन गुजर जाते हैं और फिर पति राकेश जो होता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो तैयार हो जाओ, कपड़े पहन लो। वह कहती है क्यों, कपड़े क्यों पहनना है, कहाँ जाना है। तो पति कहता है देखो किराने का काम ख़त्म करके दुकान का, शाम को रात को मेरे दोस्त की बहन की शादी है, उस शादी में हम दोनों को उसने बुलाया है कि भाभी को भी लेकर आना और मैं इतनी दुकान पर काम कर लूँगा शाम तक, तुम शाम को मुझे तैयार होकर मिलना और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। लेकिन इतने में ही जो कजरी थी दिमाग में पता नहीं क्या क्या विचार सोच लेती है और फिर अब अपने पति से कहती है नहीं जी मेरी तो तबीयत ख़राब है, तुम ही चले जाना, मैं तो घर पर ही रहूँगी। और उसके बाद पति कहता है अरे रात भर तुम अकेली कैसे रहोगी, मैं तो वहाँ से सुबह आऊँगा। कजरी कहती है नहीं मैं रह लूँगी, मेरा ही तो घर है। पति कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि कजरी के मन में दूसरी ही खिचड़ी पक रही थी। शाम होती है, शाम को वह नौकर से बातचीत करने लगती है कि तुम तो बहुत सुंदर हो। नौकर का भी दिल उसके ऊपर आ गया था और मेल मिलाप सा होने की यहाँ पर पूरी तैयारी थी। दुकान साहब घर के पास में ही थी, थोड़ी दूरी पर थी और खाना खाने के लिए भी ये जो राकेश था घर पर ही आ जाया करता था। अब यहाँ पर क्या होता है, शाम को राकेश तो शादी में चला जाता है और कजरी अब नौकर का फ़ोन वगैरह ले चुकी थी, काफ़ी महीने हो चुके थे और उसको कहती है रात को 10 बजे कि आ जाओ, मेरे घर पर कोई नहीं है और हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करेंगे। नौकर इसी चास में था, तुरंत वहाँ पर आ जाता है, दोनों कमरे में घुस जाते हैं और फिर आज कजरी को वो परम सुख मिला था जिसकी वह चाहत में थी। पति से वो सुख नहीं मिल रहा था। अब तो नौकर भी बड़ा तसल्ली में था, शादी हुई नहीं थी, पहली बार संबंध बने थे तो वह तो बड़ा इसको मान रहा था कि जैसे स्वर्ग मिल गया हो। अब तो दोस्तों यहाँ पर सिलसिला रोज रोज का चलने लगता है। जब भी वह दुकान पर होता ये घर के किसी कमरे में संबंध बना लिया करते, लेकिन डर तो रहता ही था। अब इसी तरह से मामला चल रहा था। अब 1-2 महीने और गुजर जाते हैं। काफ़ी महीने गुजरने के बाद अब कजरी कहती है कि मुझे कपड़े लाने हैं बाजार से, कुछ पैसे दे दो। तो उसके पति ने उसको पैसे दे दिए और काफ़ी जो धन माया, तिजोरी, सोने चांदी के जेवरात और पैसे, तिजोरी में तकरीबन लाख 2-2 लाख रुपए रखे रहा करते। उस सब तिजोरी वगैरह की चाबी इसके पति राकेश ने कजरी को ही दे दी थी। कहा था कि तू ही इस घर की लक्ष्मी है और मेरा तो तू ही संभालने वाली है घर को। अब इसको क्या पता था कि जिसको वह चाबी दे रहा है वह बहुत ही बवाल है, पूरा बवंडर है, लेकिन उसको नहीं पता था। कजरी के हाथ में सारी चीज़ें थी। अब दोस्तों वह कहती है कुछ पैसे मुझे तुम दे दो, कुछ मेरे पास हैं, कुछ तिजोरी में से ले जाऊंगी या फिर कम पड़े तो मुझे कपड़े लाने हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया वाले। अब तो वह कह देता है ठीक है तुम जाओ और मैं चलूँ तुम्हारे साथ, चलो। और दुकान पर तो लड़का बैठा रहेगा इतने, लेकिन कजरी को अपने पति के साथ चलने में शर्म आती थी। लोग हंसते थे कि पति कैसा, पत्नी कितनी सुंदर। वह कहती नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी और मैं शंकर को ले जाऊंगी, ये मेरा सामान उठा लाएगा उधर से। वह कह देता ठीक है तो तुम शंकर को ले जाना। शंकर को ये बाज़ार ले जाती है और फिर बाज़ार में कपड़े खरीदने के बाद ओयो होटल देखते हैं और ओयो होटल के अंदर दोनों अपनी मन मर्जी की सी करते हैं, संबंध बनाते हैं, मज़े से रहते हैं 2-3 घंटे। और वहाँ पर तो डर भी नहीं था। अगर वह घर पर भी आ जाता पति राकेश तो कह देती अभी मुझे टाइम लग रहा है या फिर जाम लग गया है, आऊँगी मैं जल्दी। और दोस्तों ओयो होटल के अंदर ये अपनी तसल्ली करते हैं और वहीं पर फिर बातचीत अब दूसरे तरीके की होने लगती है इनके बीच में। कजरी कहती है अपने शंकर नौकर से अगर मेरे पति को रास्ते से हटा दो तो मैं तुम्हारी हो जाऊँगी। शंकर एकदम से डर जाता है कि मैं साहब आप ये कह क्या रही हो, इनके यहाँ मैं बचपन से काम करता हूँ, बहुत अच्छा इंसान है और इसके बारे में आप कैसे कह रही हो। लेकिन कजरी तुरंत उसके हाथों में 2 लाख रुपए रख देती है, क्योंकि तिजोरी की चाबी उसके हाथ में थी। कभी तिजोरी में 2 लाख आते, कभी 5 लाख भी हो जाते, कभी 1 लाख भी रह जाते। अब तो नौकर के हाथ में 2 लाख आते ही और फिर कजरी कहती है देखो अगर तुम इसको रास्ते से हटवा दोगे ना, तुम्हारे साथ में शादी करूंगी, प्रॉपर्टी सारी मेरी हो जाएगी। 6-7 किले हैं हाईवे के समीप, करोड़ों में उनकी कीमत है, दुकान है, इस दुकान पर तुम बैठ जाया करना और अच्छी कमाई होगी, मज़े से रहेंगे। अब तो नौकर उसकी चाल में आ जाता है कि भाई चलो पत्नी भी मिल रही है और यहाँ पर धन दौलत भी मिल जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पर ये हवाएं और फिजाएं उल्टी बहने लगती हैं। प्लानिंग कर लेते हैं। 1-2 दिन गुजरता है तो अब जो नौकर होता है वह नींद की गोलियां लाता है दिन में बाजार से कहीं से जुगाड़ करके, आकर के खाने में जो राकेश का खाना था उसमें मिला देता है और उसको खाना खिलाने के बाद वह चला जाता है। रात के 10 बजे राकेश गहरी नींद में सो जाता है और जब वह गहरी नींद में सो जाता है तो कजरी अब नौकर शंकर के पास फ़ोन करती है कि वो गहरी नींद में सो चुका है, तुम आ जाओ।
और अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, रात को शंकर नौकर उनके घर में पहुँचता है, अंदर से कुंडी कजरी खोल देती है और सोते हुए को देख करके कजरी को पता नहीं किस बात पर गुस्सा आता है अपने उस सीधे साधे पति के ऊपर। वह वहीं से सामान ढूंढती है तो उसको एक कुल्हाड़ी मिल जाती है और वह राकेश के साथ मिल करके अपने पति की गर्दन को एक ही बार में अलग कर देती है। और अब तो यहाँ पर पति की सांसें बंद हो चुकी थी और उस पत्नी को पता नहीं किस बात का गुस्सा था। वह मोटा था बेचारा, थोड़ा रंग उसका सांवला था, उसको लग रहा था कि ये तो आफत है, मेरे गले में मरा हुआ सांप लटका हुआ है। लेकिन प्रॉपर्टी थी, पति नहीं चाहिए था लेकिन पति की प्रॉपर्टी चाहिए थी। पति को मारने के बाद दोनों प्लानिंग करते हैं कि लाश को कहाँ, तो दोनों प्लानिंग करके कहते हैं पहले तो इसके टुकड़े करो। टुकड़े किए जाते हैं, 2-3 टुकड़े करने के बाद वहीं आंगन में गड्ढा खोदने लगते हैं और रात का समय था, गड्ढा खोद करके उस लाश को दफन कर ही रहे थे। एक टुकड़ा छाती वाला बाहर रखा हुआ था। तभी एक किसान गांव का जिसका नाम होता है अमृत सिंह, वह खेतों से लौट रहा था कुछ काम वगैरह करने के बाद और वह देखता है कि इस घर में शोर शराबा से क्या मच रहा है और फावड़ा चलने की सी आवाज़ें आ रही हैं। तो रास्ते के समीप में वह घर था और जो उनका आंगन था, आंगन से और रास्ते के बीच में एक छोटी सी दीवार थी छाती छाती ऊंची। अब वो एकदम से झांक कर देख लेता है कि क्या कर रहा है राकेश, क्योंकि वह राकेश के पास आ जाया करता था, राकेश भी उससे बातचीत कर लिया करता था। तो उसने सोचा कि पूछ लेता हूँ क्या कर रहा है भाई, रात में खुदाई क्या कर रहा है। तो जैसे वह झांक कर देखता है तो वहाँ पर राकेश की पत्नी और वह नौकर खुदाई करके और उसमें लाश को दफन कर रहे थे। राकेश का ऊपर का हिस्सा वहीं पर अभी रखा हुआ था, उसको भी डालने वाले थे, लेकिन एकदम से वह वहाँ पर अंदर आ जाता है और सारा मामला देख करके पहले तो लोगों को बुलाता है, अंदर पीछे आता, पहले लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर लोग उनको घेर लेते हैं कि तुम तो ये कर रहे हो। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, लाश को दोबारा निकालती है वहाँ उसमें से गड्ढे में से और फिर दोस्तों इनको पकड़ा जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है। तो ये बता देते हैं कि हमने ये कांड किया है कि हम दोनों प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। दोस्तों इन दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। कजरी जो जिसकी पहली शादी हुई उससे नहीं बनी, वहाँ पर किसी के साथ अवैध रिश्ता था, चाल चलन ठीक नहीं था, दूसरी शादी भी उसने तोड़ दी। अब तीसरी शादी उसके पिता ने की जो कि बहुत सीधा साधा लड़का था, तीसरी शादी में उसने पति को ही तोड़ दिया। इस तरह की यह लड़की थी और कई बार ऐसी लड़कियां आपको देखने को मिल जाएंगी। उनको कितना भी आप खिला लो पिला लो, उनके लिए कितनी भी भलाई कर लो, उनको कितना भी सुख दे लो, लेकिन जब वो अपनी पर आती है ना तो वो किसी सुख को, किसी खिलाने पिलाने को नहीं मानती। वो वैसी दरिंदी होती हैं दोस्तों ऐसी औरतें, और जैसी कि यहाँ पर एक कजरी थी। इस तरह से दोस्तों वाक्या हो जाते हैं। इस कहानी से एक सीख ये बड़ी मिलती है दोस्तों, अगर कोई औरत पहले पति से तलाक लेकर बैठी है, फिर दूसरे से भी तलाक लेकर बैठी है, तो तीसरे लड़के को उसके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए भैया। एक हो सकता है एक पति गलत हो, उसने उसको तलाक दे दिया हो गलत फहमी में आकर के, लेकिन दूसरा पति भी तलाक देकर बैठा, तो इसका मतलब लड़की के अंदर खोट है। इतने लोग गलत नहीं हो सकते, लड़की के अंदर खोट है। और तीसरा, अगर आप उसके बीच में फंसोगे तो आपका भी काम तमाम कर दिया जाएगा, या तो प्यार से वरना तो नफरत से। तो बचकर रहें, सावधान रहें दोस्तों। बहुत बुरा ज़माना चला हुआ है, क्योंकि आज के दौर में कोई किसी का नहीं है और बचकर ही रहने में समझदारी है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार लगातार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, मोनू जैन कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधे श्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं और छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं, दया शंकर सिंह ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुरनिया बिहार से कमेंट करते हैं, कालीचरण उड़ीसा से लेकिन फिलहाल यह गोवा में रहते हैं, प्रवीण चौधरी राजस्थान से कमेंट करते हैं लेकिन फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। और भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।